नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ फ्रॉम आईआईटी पटना, कोरोना बैच सिलेक्शन नंबर 45, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। 12 2024 को ये टारगेट करेगा। अभी तक हमने 44 वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। जाइए वहां से देखिए। परीक्षा के एग्जामिनेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जाते हैं। इसमें हम लोग पॉलीमर्स देखेंगे। 1 शूट हमारा वीडियो होगा पॉलीमर्स का कंप्लीट। इसमें पॉलीमर्स हम लोग देखने वाले हैं। पॉलीमर्स देखिए, पॉलीमर्स में पॉली का मतलब होता है प्लूरल। तो मतलब अगर कहीं पर पॉलीमर्स लिखा हुआ है तो अगर इसको आप संधि विच्छेद मतलब इसको अगर क्लासिफाई करते हैं, इस वर्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो पॉली या प्लस मर, जिसका मतलब होता है मेनी यूनिट्स। पॉलीमर्स का मतलब मेनी यूनिट्स, मतलब इट मीन्स मेनी यूनिट्स। अब देखिए, ये हमारे कॉमन पॉलीमर्स है जो कि हमें हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। ये जितने भी चीजें रखे गए हैं ये सारे के सारे पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। कपड़ा से लेकर के प्लास्टिक, जैकेट, वायर, रबर, सबके सब पॉलीमर्स होते हैं। खिलौना, इलेक्ट्रिक स्विच, यहाँ तक कि ये जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ ये भी पॉलीमर है। ये जो माइक यूज कर रहा हूँ ये भी पॉलीमर है। मतलब यहाँ पर जितने भी चीजें रखे गए ये बहुत कम पड़ जाएंगे, जो कि हम रोज अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। ये कॉमन पॉलीमर्स है। डिफिनेशन क्या होता है? पॉलीमर्स उच्च आणविक द्रव्यमान वाला कार्बनिक यौगिक होता है जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। और जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है उसको मोनोमर कहा जाता है। तो मोनोमर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है पॉलीमर का डिफिनेशन, मोनोमर का डिफिनेशन। तो मोनोमर को हम कैसे याद रखेंगे? पॉलीमर जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है उसे मोनोमर कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल आएगा, उसे मोनोमर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है सोर्स के आधार पर, उसके बाद होता है स्ट्रक्चर के आधार पर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर, तब होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर। अलग अलग भागों में बांटा गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि सोर्स के आधार पर पॉलीमर को कितने भागों में बांटा गया है। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखा दूंगा, इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब चीज वहां पर क्लियर हो जाएगा। वहां पर A to Z चीजें दिखाई देगी आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पर देखिए 3 प्रकार का पॉलीमर होता है: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक हो गया, संश्लेषित बहुलक हो गया, अर्ध संश्लेषित बहुलक हो गया। अब नेचुरल है तो इसको पेड़ पौधा जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। सिंथेटिक है तो इसको बनाया जाता है। जैसे कि नेचुरल देखिए, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, रबर, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? अब जैसे इसमें जो प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। फिर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसमें से देखना है कि सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, रबर ये सब कहाँ है। ये नेचुरल पॉलीमर है, 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि पॉलीसेकेराइड हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये सब प्लांट से आता है, ये सब एनिमल से आता है। प्रोटीन जो है सब एनिमल से भी आएगा, प्लांट ओरिजिन से भी आएगा। बाकी सब अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसमें गम हो जाएगा, उसके बाद एल्बुमिन हो जाएगा, जेन हो जाएगा, कोलेजेन हो जाएगा। ये सब जैसे कि गम हो गया ये पूछता है, एल्बुमिन पूछता है। उसके बाद एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन ये भी पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं उसको कहाँ से लाया जाता है, तो जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। मतलब ओवरऑल कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको कॉस्मेटिक में यूज करता है। जैसे सिंथेटिक में देखिएगा तो पॉलीथीन PVC होता है, जो कि भी बाद में आएगा। सिंथेटिक में फिर पॉलीथीन आ जाएगा, पॉलिस्टर आ जाएगा, ETC। उसके बाद है सेमी सिंथेटिक। शायद ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा कैमरा में, इसको मैं इसको लिख दे रहा हूं। ये सेलुलोज डेरिवेटिव है, सेलुलोज डेरिवेटिव। सेमी सिंथेटिक क्या होता है कि इसमें कुछ मात्रा नेचुरल का होगा और कुछ मात्रा सिंथेटिक का होगा। मतलब जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उसको सिंथेटिक तरीके से उसको दूसरे पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक आ जाएगा। उसके बाद नेचुरल पॉलीमर तो मैंने आपको बताया ही है। तो
ओवरऑल पॉलीमर्स को हम इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, पॉलीमर्स को सोर्सेज के आधार पर बांटा जाएगा, स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा जाएगा, पॉलीमराइजेशन के आधार पर बांटा जाएगा, उसके बाद इसको बांटा जाएगा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर। अब सोर्सेज के आधार पर मैंने आपको बताया था, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, सेमी सिंथेटिक होता है। अब ये स्ट्रक्चर के आधार पर नीचे है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पॉलीमराइजेशन के आधार पर होता है 4 प्रकार का, एडिशन पॉलीमर, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब उनके अणुओं के बीच में कैसा बल लगता है उसके आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं 2 नंबर के सवाल। जैसे कोपॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, होमोपॉलीमर क्या होता है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ये लीनियर होता है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर हो, ये ब्रांच्ड होता है, उसके बाद इसको क्रॉस लिंक्ड कहते हैं, और ये नेटवर्क होता है। स्टार्च और सेलुलोज का मोनोमर ग्लूकोज होता है, और नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन होता है। अब जरा जो पॉलीमराइजेशन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था उसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आया था एडिशन, मतलब समझिएगा जहां पर पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटकर और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड बने, तब वहां पर समझिएगा कि पक्का एडिशन का एग्जांपल होगा। उसके बाद होमोपॉलीमर, एक जैसा मोनोमर होगा तो उसको होमोपॉलीमर कहा जाता है, एक जैसा मोनोमर होना चाहिए। तब एक और आता है कोपॉलीमर, कोपॉलीमर में अलग अलग मोनोमर आ जाएगा। अगर अलग अलग मोनोमर हो, अलग अलग मोनोमर, तब उसको कोपॉलीमर कहा जाता है। अब उसके बाद आएगा कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होगा, तो कंडेंसेशन में देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे अणु जैसे H2O हो गया, एमीन हो गया या एल्कोहल हो गया, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते। तो यही चारों परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये पहचान करना कि कौन एडिशन है, कौन होमो है, कौन को है, कौन कंडेंसेशन है, एग्जांपल में आपको बताया जाएगा। एडिशन मतलब जहां पर पाई बॉन्ड टूटता होगा, सिग्मा बॉन्ड बनता होगा। होमो मतलब एक जैसा मोनोमर होना चाहिए, कोपॉलीमर मतलब अलग अलग होना चाहिए, कंडेंसेशन मतलब अगर पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो वहां पर छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है, जैसे कि पानी का ज्यादा निर्माण होता है, एमीन का होता है, और भी एग्जाम्पल इसको हो सकते हैं। अब रबर देखिए, ये रबर का एग्जांपल है जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। रबर भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है संश्लेषित, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। अब ये प्राकृतिक रबर का एग्जांपल है आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाता है CH3 जिसको 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन कहते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। अब जब ये पॉलीमराइज हो जाएगा तो यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर इसको नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है, जिसको पॉली आइसोप्रीन भी कह सकते हैं। ये नेचुरल रबर है, प्राकृतिक रबर है। इसके बाद आता है वल्कनाइजेशन, जिसको बल्बीकरण कहा जाता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन या बल्बीकरण कहा जाता है, जिसको हम लोग बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं या ट्रैक्टर होते हैं उनके टायरों में यूज किया जाता है वल्कनाइजेशन की, रबर को वल्कनाइज करके। अब वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है और नेचुरल रबर क्या होता है? जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, मुलायम होता है। वल्कनाइज्ड रबर ये टेंसाइल होता है, इसका इलास्टिसिटी का मान बहुत कम होता है, मतलब ये सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा और फिर से अपने पुराने वाले रूप धारण कर लेगा, बट इसका इलास्टिसिटी हाई होता है। उसके बाद इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 60 डिग्री तक, मतलब ये आराम से पिघल जाता है, लेकिन ये नहीं पिघलता है, इसका बहुत ज्यादा होता है, 40 से 100 तक जाना पड़ता है। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस का मान कम होता है, इसका रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है। उसके बाद देखते हैं नियोप्रीन, नियोप्रीन जो कि सिंथेटिक है, जिसको हम लोग संश्लेषित रबर भी कहते हैं। नियोप्रीन, नियोप्रीन का यूज कहाँ होगा? लैपटॉप, स्लीव्स, उसके बाद वेस्टिस, स्मॉल बोट्स, बूट्स मतलब जूता, इन सब चीजों में नियोप्रीन का यूज होता है। आइसोप्रीन, नियोप्रीन। ओके, होमोपॉलीमर, तो होमोपॉलीमर में अभी आपको बताया था कि अगर मोनोमर एक जैसा है तो उसको होमोपॉलीमर कहा जाता है। ब्यूनाइस, ब्यूनाइस एक प्रकार का सिंथेटिक रबर होता है। अब ब्यूनाइस का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे?
मतलब ब्यूनाइस क्या होता है कि एक गुड एजिंग स्टेबिलिटी होता है, जिसको हम लोग बाइंडिंग एजेंट भी कहते हैं। अब जरा ये रबर हो गया, अब ब्यूनाइस बनता कैसे है तो देख लीजिए जरा। ब्यूनाइस देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है ऐसे, जिसको ब्यूटाडाइन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टाइरीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरीन कहते हैं इसको। जब ये दोनों आपस में पोलिमराइज कर जाएंगे तो वहां पर ब्यूनाइस का निर्माण होता है। अब ब्यूनाइस का उपयोग मतलब ब्यूनाइस भी एक प्रकार का रबर ही होता है, जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये भी रबर का एग्जाम्पल है, ये भी रबर का एग्जाम्पल है। ब्यूनाइस यहाँ पर ब्यूनाइस का मोनोमर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, पॉलीमर है जिसको, अच्छा ब्यूनाइन है। ब्यूनाइन के बाद ब्यूनाइन का जो मोनोमर का नाम है, उसका ब्यूनाइन का मोनोमर का नाम हो जाएगा यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ CN लगा हुआ है, फिर CH डबल बॉन्ड C, उसके साथ C लगा हुआ है। और इसका जो पॉलीमर बनेगा उसका IUPAC से अगर नाम देखेंगे तो नाइट्राइल रबर भी इसको कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिल जाता है। बाद बाकी ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो केवल देखने के लिए है, ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बस वहाँ पर डिफिनेशन पूछे जाते हैं कि ब्यूनाइन का मोनोमर का क्या नाम है। इसका उपयोग कहाँ होता है तो वायल सील्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक बनाने में। अब ये नाइलॉन आ गया। देखिए नाइलॉन में N का मतलब होता है न्यूयॉर्क और L का मतलब होता है लंदन। नाइलॉन में अगर पूछा जाएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं, नाइलॉन में N का मतलब न्यूयॉर्क और LON का मतलब क्या हो जाएगा लंदन, क्योंकि नाइलॉन का निर्माण दो अलग अलग शहरों में हुआ था। एक बार नाइलॉन में, एक बार न्यूयॉर्क में हुआ था और एक बार लंदन में हुआ था। तो दोनों को एक साथ मिलाकर के उसको नाइलॉन कहा गया था। ये जो ट्रक का ये जो टायर है या जो बाइक का ये जो टायर है, जो ट्रैक्टरों में यूज होता है, कार में यूज होता है, ये मैक्सिमम नाइलॉन का ही बने होते हैं, जो कि मैन मेड पॉलीमर होते हैं। इनका लाइट वेट होता है, स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये अलग अलग रूपों में मॉडिफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब नाइलॉन के ही हैं। इसके बाद एक होता है नाइलॉन 6, तब होगा नाइलॉन 6,6। उसके बाद होगा केवलार। नाइलॉन 6 का मोनोमर का नाम होता है कैप्रोलेक्टम। नाइलॉन 6,6 का मोनोमर का नाम होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइमाइड। उसके बाद डाइएमीन, इसका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन है। केवलार है जिसका होता है टेरिथाइलिक एसिड और पैराफिनाइलिन डाइएमीन। नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 को आप देख सकते हैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। उसके बाद यहाँ पर एक मिनट, नाइलॉन 6 और मतलब ओवरऑल एक कैप्रोलेक्टम है, कैप्रोलेक्टम से बनाया जाता है। यहाँ पर नाइलॉन 6 बन गया, जहाँ पर बैक में रीअरेंजमेंट होता है। बाकी याद रखिए कि नाइलॉन 6 का मोनोमर का नाम कैप्रोलेक्टम होता है। एक होता है नाइलॉन 6,6 एडिपिक एसिड और यहाँ पर हेक्सामिथिलीन डाइएमीन है। एडिपिक एसिड, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, देखिए जब दोनों यहाँ से मिलता है तो यहाँ से H निकलेगा। C डबल बॉन्ड O है तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ का N तो यहाँ का भी N है। तो यहाँ से कुछ निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर NH2 है, एडिपिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H। तो ओवरऑल इसमें से H2O निकल जाता है, -H2O निकल जाता है। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे अणुओं का निर्माण हो रहा है। उसके बाद केवलार होता है, जिसका बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज होता है। केवलार यहाँ पर मोनोमर है, जिसको PET भी कहते हैं। PET का मतलब होता है पॉलीइथिलीन टेट्राथिलेट पॉलिस्टर। इस्टर है, पॉलिस्टर में देखिए इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ लिया जाएगा टेरिथैलिक एसिड, बन जाएगा पॉलिस्टर। बस यहाँ पर आपको मोनोमर का नाम याद रखना है। इथिलीन ग्लाइकोल, टेरिथैलिक एसिड, यहाँ पर पॉलिस्टर बन गया। PVC होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर H और Cl भी होता है, जिसको एडिशन पोलिमराइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये ऐड होते हैं। ये इसको होमोपोलिमर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का मोनोमर होते हैं। तो यहाँ पर बनता है PVC। अब PVC का यूज कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन में, वायर में, पैकेजिंग में, टॉयज में, मेडिकल में, ऑटोमोबाइल में PVC का बहुत यूज होता है। इसके बाद PMMA होता है। तो PMMA में मिथाइल
मिथाइल मीथा कैलेट का यूज किया जाता है। उसके बाद इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। उसके बाद अगर ये पॉलीमराइज होता है तो यहाँ पर PMMA का निर्माण हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? मॉलिक्यूलर रिसर्च में होता है और भी बहुत सारी चीज़ों पर यूज होता है, जैसे ड्रग डिलीवरी में इसका यूज होता है। बाकी PMMA का फुल फॉर्म ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद पॉलिथीन देख लेते हैं। तो पॉलिथीन दो प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है इथिन को हाई प्रेशर पर गर्म कर देंगे तो पॉलिथीन बन जाएगा, जिसको LDPE कहा जाता है, लो डेंसिटी पॉलिथीन। उसके बाद अगर इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट पर गर्म कर देंगे तो HDPE बनता है, जिसको हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन कहते हैं। इसका यूज है HDPE का, आप यूज देख सकते हैं कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद ये लो डेंसिटी वाला है ऑर्लॉन, जो कि स्वेटर बनाने में काम आता है। ऑर्लॉन में यूज होता है एक्राइलोनाइट्राइल का। एक्राइलोनाइट्राइल आपस में पॉलीमराइज हो जाएगा तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है, जिसका यूज कहाँ होगा? कंबल बनाने में, स्वेटर बनाने में, कारपेट बनाने में। उसके बाद बैकेलाइट है। तो ये बैकेलाइट का मैं आपसे बोलूंगा कि इस स्ट्रक्चर को देखकर के आप कंफ्यूज ना हो। बैकेलाइट का आप याद रखिएगा, फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड डाला जाता है। यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड आएगा, यहाँ पर बैकेलाइट का निर्माण हो जाता है। इसको बैकेलाइट कहा जाता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर हमसे परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता है। हमसे केवल यही पूछा जाता है कि फिनॉल के साथ बैकेलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। उसके बाद ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यही पॉलीमर्स है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में जितने भी सवाल आने वाले होंगे सबके सब बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक